जय हिंद दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने संविधान के भाग 2 नागरिकता तक पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने भाग 2 में कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक पढ़ लिया था? अनुच्छेद 5 से 11 हो गया ना। और नागरिकता संबंधी अधिनियम, नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां बताई थी, है ना। नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां थी? कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, चौथा है देशीकरण के आधार पर, पांचवा है अर्जित भूमि, ठीक है। तो जन्म के आधार पर, जैसे जिसका जन्म भारत में हो गया वो भारत का नागरिक हो गया, उसी में संशोधन। अच्छा, इसमें कितने संशोधन मैंने बताए थे? सबसे पहले ये तो अधिनियम आपका 1955 में बनता है, ठीक है। पहला संशोधन होता है 1986 में, दूसरा होता है 1992 में, तीसरा होता है 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2019 में। इतने संशोधन हुए हैं आपके नागरिकता संबंधी। 2019 में क्या CA-NRC नहीं आया था, इसमें बवाल हो गया था, ठीक है। आज समझेंगे कि CA-NRC क्या है, ठीक है। तो ये समझ गए ना। देखो, पहला था जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। दूसरा क्या था? वंश के आधार पर। तीसरा था पंजीकरण के आधार पर, ये अलग बता चुके हैं ना हम। चौथा था देशीकरण, और पांचवा क्या था? अर्जित भूमि। देखिए, जन्म के आधार पर इसका फायदा मैंने बताया था, पाकिस्तान ने ज़्यादा उठाया था कि वहाँ से अपने बीवी को क्या करके प्रेग्नेंट करके यहाँ छोड़ देते थे, बच्चा हो जाता था, उनको भी नागरिकता मिल जाती थी, बच्चे को भी नागरिकता मिल जाती थी, है ना। तो इसका फायदा मिसयूज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान करता है, ठीक है। इस पर संशोधन हुआ 1986 में, ठीक है। इसमें कह दिया गया कि हम नागरिकता देंगे बशर्ते आपके मतलब उसके बच्चे के माता या पिता का किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। तो वंश के आधार पर हम लोगों को नागरिकता मिली है, ठीक है। कैसे? वंश के आधार पर हमको नागरिकता मिली है। हमको नागरिकता मिली अपने हमारे पिताजी के द्वारा, हमारे पिताजी को नागरिकता मिली उनके पिताजी के द्वारा, ठीक है। और तब तक संविधान बन रहा था। संविधान ज़्यादा दिन थोड़ा, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बन के लागू हुआ था ना। तो उसमें क्या कहा था नागरिकता के लिए कि हम उन सभी व्यक्तियों को नागरिकता दे देंगे जो भारत के अंदर थे उस समय जब संविधान बन के लागू हुआ था, ठीक है। पंजीकरण क्या था? पंजीकरण में अगर कोई विदेशी को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको भारत में लगातार 7 साल रहना होगा, और मान लो वो आप यहीं पर विवाह कर लेता है तो वो 7 साल अगर वो भारत में रह ले लगातार, विवाह भी कर ले, तो संसद में जब अप्लाई करेगा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, तो संसद का गृह मंत्रालय जब देखेगा कि इसने कुछ गलत काम तो नहीं किया 7 साल में, मतलब, तो अगर संसद चाहेगी तो उसको नागरिकता दे देगी, ठीक है। ये है आपका पंजीकरण। ऐसे ही देशीकरण है। देशीकरण में आपका 10 साल है। क्या है? 10 साल आपको लगातार भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आपको 3 चीज़ों में कुछ एक न एक कोई कला आनी चाहिए। तो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में, कला, साहित्य और विज्ञान के किसी एक के क्षेत्र में आप निपुण हो, ठीक है। मान लो आपको कलाकार हो या साहित्य या लेखक हो या साइंटिस्ट हो, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। बशर्ते आपको भारत में कितने साल रहना पड़ेगा? लगातार, ठीक है। अर्जित भूमि, जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को हमने क्या किया? विलय पत्र द्वारा अपने सीमा में मिलाया, है ना।
तो सिक्किम को भी तो सिक्किम के रहने वाले लोगों को भी तो हम नागरिकता देंगे, है ना, अर्जित भूमि। ठीक है, इसके बाद इनमें संशोधन होते हैं, लास्ट में संशोधन होता है आपका 2019। जब 2019 में संशोधन होता है और क्या लाया गया, सीए। ये क्या है, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब नागरिकता संबंधी कानून। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सीए को, नागरिकता संबंधी कानून। ठीक है, और यहीं पर पहले जब ये बिल पास होता है तो इसको बोलते हैं सीएबी। क्या बोलेंगे, सीएबी। ये पहले अगर राष्ट्रपति देखेंगे कि हाँ सही है, अगर उसको उस पर हस्ताक्षर कर दिए राष्ट्रपति जी ने तो वो बन जाएगा अधिनियम। अभी ये बिल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अगर इसमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, पहले संसद में पास होता है। ठीक है, फिर इसको राष्ट्रपति फाइनल मंजूरी के लिए क्या करते हैं, साइन कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम। ठीक है, तो ये जब आया तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर इन 3 देशों से मतलब धार्मिक प्रताड़ित लोग, सीधे मतलब समझे ना, धार्मिक प्रताड़ित लोग, ठीक है, यानी धर्म के सताए हुए, मतलब हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, मतलब ये लोग मतलब अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर सताए जा रहे हैं तो इनको भारत में आ जाएं, हम इनको क्या कर देंगे, नागरिकता दे देंगे। ठीक है, अब इसमें सीधे सीधे कहा गया है धार्मिक प्रताड़ित लोग। अब अगर मान लो ये कब आता है, ये कब कहा गया है, 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आ जाए तो। ठीक है, और इसमें 5 साल भारत में लगातार रहना पड़ेगा। कब तक, 5 साल भारत में रहना पड़ेगा। तो मतलब 31 दिसंबर 2019, अगर ये बिल जब लागू हुआ था ना, 31 दिसंबर 2019 को 7 व्यक्ति ऐसे थे जो धार्मिक प्रताड़ित थे, तो उनको भारत में नागरिकता दे दी गई थी। यही था सीए, समझ गए। वैसे कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो है तो पंजीकरण ही ना, नहीं है क्या, बस उसमें इसमें 7 साल बाद में दिए गए हैं। इसमें पूरे विश्व के लोगों को कह रहा है। इसमें केवल 3 देश, कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर इन 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ित लोग अगर भारत में आए तो हम उनको 5 साल रुकें, हम उनको नागरिकता दे देंगे। ये कहता है सीए, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इतना समझ में आया, सीए समझ में आया। एनआरसी क्या है, एनआरसी है, एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर सिटीजन, मतलब राष्ट्रीय पंजी नागरिक, नागरिकों के लिए जो रजिस्टर बनेगा वो क्या है, कहलाएगा एनआरसी कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसमें सुप्रीम भाई, इसमें जब 31 दिसंबर 2014 को, 31 दिसंबर 2014 को सुनने को मिला कि 4 करोड़ मतलब भारतीय सीमा में, 4 करोड़ भारतीय सीमा में मतलब ये लोग बाहरी लोग आए हैं। तो ये लोग प्रेस में क्या बोले थे, प्रेस में बोल रहे हैं कि 4 करोड़ आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में इनको बुलाया कि जवाब दीजिए आगे। तो ये जवाब देने के लिए गृह मंत्रालय को बुलाया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, केवल 17 लाख 19 लाख लोग भारत की सीमा में हमने क्या किया है, धार्मिक प्रताड़ित लोगों को रखा है। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि आप एनआरसी लाइए, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, आप रजिस्टर बनाइए, कौन भारत का पहले से, कौन आपने मतलब विदेश से आए, मतलब इन 3 देशों से आए हैं, ठीक है, इसलिए ये रजिस्टर बना था, उसको हम क्या कहते हैं, एनआरसी। बात समझ में आ गई? ये केवल एक रजिस्टर होता है, जैसे आप एक अटेंडेंस रजिस्टर नहीं देखे हैं, रोल नंबर 1 स्कूल में, यस सर, रोल नंबर 2, देखते हैं ना, ऐसे ये भी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सीए समझ में आ गया? ये कब आता है? 31 दिसंबर 2014, ठीक है। इसी के तहत अगर 5 साल आप लगातार भारत में रह लेते हैं तो वो आपको नागरिकता सीए के तहत मिल जाएगी, ठीक है। इतना यहाँ से आपका, हाँ एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, वीज़ा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है। वीज़ा और जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। वीज़ा क्या होता है, अगर मान लो आप किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश से परमिशन लेना ही क्या कहलाता है, वीज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? वीजा। बताओ, अगर हम किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो उस देश की सरकार हमको परमिशन देगी, उसे हम क्या कहते हैं, वीज़ा, ठीक है। और पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट होता है कि मान लो आप यहाँ से भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में जा रहे हैं तो उसमें पता है किसकी जिम्मेदारी होती है? पासपोर्ट में साइन होता है राष्ट्रपति जी का, ठीक है। अगर आप किसी भी अन्य देश में जा रहे हैं तो अगर आप कोई गलत काम ना करें तो उसमें इसीलिए आपको एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला कप्तान आपकी निगरानी कर, मतलब आपकी जांच करता है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति जी का क्या होता है, साइन होता है। पासपोर्ट में क्या होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, साइन होते हैं उनके, कि आप भारत छोड़ के जा रहे हैं, वो जो अन्य देश में जा रहे हैं तो उस वहाँ पर राष्ट्रपति जी अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ ये मेरे देश का मतलब क्या है, नागरिक है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। इसलिए अगर मान लो यहाँ से आपका हर एक मेडिकल होता है, ठीक है, कि हमारे आदमी की यहाँ कट लगा है तो इतना ही कट होना चाहिए और इतना कट नहीं लगा देना, ठीक है। और जिम्मेदारी भी लेते हैं, अगर मान लो यहाँ से तुम गए, मान लो अमेरिका चले गए और जाकर कोलंबो में क्या कर दिया, बम ब्लास्ट कर दे, तो जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी पर गए अब, राष्ट्रपति की, ठीक है। तो किसको जवाब देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा कि आपके देश का ये व्यक्ति है ना, आपके देश का क्या है, व्यक्ति है, और जो कोलंबो में बम ब्लास्ट कर दिया, तो उसमें राष्ट्रपति जी को मतलब क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति जवाब क्या देंगे, वो तुरंत इनकी पूरी कुंडली उसकी खुलवाएंगे, कैसा व्यक्ति था, फिर एसपी की क्लास लगेगी, कैसे आपने चेक किया, मतलब जब ये आतंकवादी टाइप का था तो आपने इसको कैसे इसको पासपोर्ट बनवाने के लिए मतलब परमिशन लिया आपसे, है ना। तो पासपोर्ट क्या होता है, किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और मतलब अपना देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और किसी अन्य देश में पहुंचने से पहले जो परमिशन चाहिए उसे हम वीज़ा कहते हैं। आगे समझ में, एनआरआई समझ गए थे, 6 महीने से ज़्यादा विदेश में रहने पर उसको हम क्या कहते हैं, एनआरआई कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा ख़त्म होता है भाग 2, ठीक है। आज से स्टार्ट होगा भाग 3, क्या शुरू होगा, भाग 3, ठीक है। तो इसको मेट देते हैं। भाग 3, इसमें मूल अधिकार किसकी चर्चा है, मूल अधिकार इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। देखो, जितना व्यक्ति के लिए खाना जरूरी है ना, मतलब जीने के लिए खाना जरूरी है, ठीक, तो उसी प्रकार व्यक्ति को मूल अधिकार की भी जरूरत है। अगर उसको नहीं पता है मूल अधिकार, अपने मूल अधिकार नहीं पता है कि हम भारत देश में रह रहे हैं तो
हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमको क्या प्राप्त हैं हमको अधिकार, तो उसको धिक्कार है। ठीक है, उस इसीलिए कहते हैं कि सभी को मूल अधिकार पता होने चाहिए। मूल अधिकार क्या होता है, कहाँ से आया, हमको क्या क्या छूट दे रखा है भारत में क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मूल अधिकार ये आया है अमेरिका से। कहाँ से आया है? अमेरिका। अमेरिका से आया है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। आपसे ये पूछेगा कि फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा में क्या कहा गया है इस मूल अधिकार को? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, फ्रेंच भाषा में इसको मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, और ये नैसर्गिक है। क्या है? नैसर्गिक। ठीक है, नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? नैसर्गिक का मतलब होता है कि आप जन्म लेते ही, देखो नागरिकता जो आप पढ़े वो 18 साल के बाद मिलती है आपको। पासपोर्ट ही ले लो, क्या बोलते हैं वो, पैन कार्ड, ये सब 18 साल के बाद ही बनते हैं, है ना। और मूल अधिकार आपको जन्म इसके तुरंत बाद में मिल जाते हैं। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, नैसर्गिक कहलाता है। समझ गए? नैसर्गिक क्या है? जन्म के तुरंत बाद ही हमको जितने अधिकार मिल जाते हैं उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। इसी को नैसर्गिक कहा गया है। ठीक है, तो आपने कितने आर्टिकल पढ़ चुके? 1 से 11 तक। अब भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आपको पता है? नहीं पता? आर्टिकल 12 से 35 तक। कहाँ तक? 12 से 35 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कहा ना कि जितना शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे ही आपको भारत में घूमने फिरने के लिए मूल अधिकारों की जरूरत है। आपको जानना हो कि मूल अधिकार में मतलब क्या क्या कहा गया है प्रति व्यक्ति के लिए। सभी के लिए बराबर अधिकार दिए गए हैं। ये नहीं कि आप SC हैं, आप दलित हैं, आपको भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने ये मूल अधिकार में बहुत अच्छा किया है। जो आज आप यहाँ से, मैंने उस दिन कहा था ना कि आप भारत से मध्य प्रदेश जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। नहीं तो अगर भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा होता ना, तो हम लोग, जैसे आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान कहीं भी जा रहे हैं तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आपको भारत के अंदर ही राज्यों में पहुंचने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या साफ साफ लिख गए मूल अधिकारों में कि आप क्या, कहाँ, कैसे घूम फिर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, भाग 3 कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 इसमें मूल अधिकार के परिभाषा की चर्चा है। किसकी? मूल अधिकार की परिभाषा। अब किसकी परिभाषा? राज्य की। राज्य यानी स्टेट की चर्चा है। अब ये स्टेट, राज्य वो ना समझ लो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये नहीं। स्टेट का मतलब होता है अपने आप में प्रबल शक्ति रखता हो। जैसे मान लो जैसे BCCI है। BCCI मतलब जानते हैं आप लोग? क्रिकेट का जो करवाते हैं तो उसी को BCCI बोलते हैं। ठीक है, जैसे RBI बैंक। ठीक है, आपका भी वो अपने आप में क्या है, स्टेट है। ठीक है, बिजली विभाग अपना खुद का मतलब खुद नौकरी निकालती है, अपना खुद का वेतन बांटती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसका खुद का अपना केवल क्या हो, मतलब प्रभाव हो, उसी को स्टेट या राज्य बोलते हैं। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश समझ रहे हो, बिहार समझ रहे हो। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो BCCI है। अगर BCCI कह दे कि ये मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी पावर है कि
वो कह सकता है कि नहीं ये मैच वहाँ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है बीसीसीआई कि ये मैं तय करूँगा, ये मैं तय करूँगा कि मैच कहाँ होगा, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात काट कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की भी बात को काट कर सकता है कौन? बीसीसीआई। वैसे तो मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन जो स्टेट अपने आप में है, वो बात को काट कर सकता है कि नहीं मैच फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ही होगा तो दिल्ली में ही होगा, ठीक है। उसी को कहते हैं स्टेट। बिजली विभाग है, बिजली विभाग है, अगर बिजली विभाग चाहे कि आपने बिजली कनेक्शन नहीं है तो आप मतलब नई बिजली यूज कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो 5 लाख आपको बिल थमा सकता है, गलती की आपने, चोरी की, बिजली की चोरी की, तो आपको भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा। फिर चाहे आप हाई कोर्ट जाइए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो अपने आप में प्रबल शक्ति दावेदार रखता है। उसी को कहते हैं राज्य स्टेट। किसकी चर्चा है? आर्टिकल 12 में राज्य स्टेट की परिभाषा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? परिभाषा की चर्चा है, समझ गए ना। अब आर्टिकल 13 क्या कहते हैं? इसमें कहा गया है अल्पीकरण। क्या कहा गया है? अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण है अल्पीकरण है कि जैसे मान लो आपके मूल अधिकार के द्वारा, ठीक है, हमारे मूल अधिकार के द्वारा आप लोगों के मूल अधिकार का क्या हो, हनन हो रहा हो, दिक्कत हो रही हो आपको, तो आप जाके निचली अदालत में पहुंच जाइए। कहाँ पर? निचली अदालत। कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक निचली अदालत, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहले निचली अदालत, उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अल्पीकरण, हमारे मूल अधिकार द्वारा आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो कोर्ट हम पर क्या कर दे, रोक लगा दे, हमारे मूल अधिकार पर क्या कर दे, रोक लगा दे, तो उसी को कहते हैं अल्पीकरण। समझ गए? नहीं समझ गए? पहले यहाँ समझ लो। कोर्ट, कोर्ट एक सबसे ऊपर कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? जिसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर उसके नीचे होता है हाई कोर्ट। क्या होता है? हाई कोर्ट। फिर उसके नीचे होता है निचली अदालत। निचली अदालत, ठीक है। ये 3 कोर्ट हैं। अपना हमारा तुम्हारा मैटर जल्दी पहले हाई कोर्ट जाएगा ही नहीं, ठीक है। वो कहता है अगर मान लो आपको निचली अदालत में इंसाफ सही से नहीं मिला है तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी नहीं आपको मतलब आपको सही न्याय नहीं मिला तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि जैसे निचली अदालत में आपको केस हार गए, मान लो कोई केस है, मान लो तुम्हारी बकरी चोरी हो गई क्या हो गए? बकरी चोरी हुई, और तुम जाके निचली अदालत में केस हार गए हो, तुम कह नहीं हम जाइए हाई कोर्ट में, ठीक है। तो उसमें हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए केस लड़ना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? इस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए एक केस लड़ना पड़ता है जिसे एडमिन सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिन सूट। ये केस लड़ना होता है। इसका मतलब होता है कि आप निचली अदालत से आ रहे हैं तो आपका मैटर 10 लाख से ऊपर तक का हो, यानी 10 लाख से ऊपर तक का केस अगर हो। अब ये नहीं कि तुम बकरी चोरी का केस लड़ने हाई कोर्ट पहुंच जाओ, भगा देगा चल भाग, ठीक है। तो समझ गए ना कि निचली अदालत से अगर पहले तो आपका निष्पक्ष जांच होगी, अगर आप दोषी पाए जाते हैं आपके विपक्षी पार्टी तो उसको क्या होगा, तुरंत जैसा आप फैसला कर देंगे, है ना। अब ये नहीं कि तुम्हारा यहाँ पर बकरी चोरी हो गई, तुम हाई कोर्ट पहुँच रहे हो, नहीं सर हमें इंसाफ गलत हुआ है, मिला है, हम हाई कोर्ट पहुँचेंगे, हाई कोर्ट का वकील है भगा देगा चल भाग जा, ठीक है। कितनी कोर्ट होती हैं? 3। निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? अल्पीकरण समझ गए? क्या होता है अल्पीकरण? हाँ,
क्या होता है अल्पीकरण? अगर हमारे मूल अधिकार द्वारा किसी दूसरे के, जैसे तुम्हारे मूल अधिकार का हनन हो, हम क्या करें, हम जाके तुम्हारे 4-5 झापड़ ऐसे मिला के मार दें बिना कारण, बस कोई रीजन नहीं, तो क्या होगा? आप जा सकते हैं ऊपर हाई कोर्ट में, मतलब निचली अदालत में, किस तरह जैसे साहब हमको भी फालतू मार दिया, तो उन्होंने जांच के लिए अपने सीमा में थाना सजेती पड़ता है, तो वहाँ के दरोगा जी को एक सम्मन आएगा, जाके चेक करिए। अगर हम दोषी पा जाते हैं तो ठीक है, तुरंत जेल भेज दिया जाएगा कि आपने ये गलती की इसलिए हम आपको जेल भेज दें। ठीक है, मान लो अगर उन्होंने निष्पक्ष जानकारी दी, निष्पक्ष जांच किया, उसमें हम दोषी नहीं पाए गए, दरोगा जी का 10,000 पकड़ा दिन क्या किया, दरोगा जी का 10,000 दे दिए, तो वो निष्पक्ष जांच नहीं हुई, है ना। तो ये है अल्पीकरण का मतलब, समझे कि अगर हमारे मूल अधिकार द्वारा तुम्हारे मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो उस पर रोक लगा देना ही क्या कहलाता है? उस पर रोक लगा देना ही क्या कहलाता है? अल्पीकरण कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहलाता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। क्या कहा इसमें? विधि के समक्ष अच्छा, आर्टिकल 12 समझ गए थे? इसमें परिभाषा की चर्चा है किसकी? स्टेट या राज्य की। ठीक है, 13 समझ गए, अल्पीकरण, किसी हमारे द्वारा किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उस पर रोक लगा देना है, हमारे मूल अधिकार पर रोक लगा देना है, क्या कहलाता है? अल्पीकरण। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता। ये इसका मतलब, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। क्या होता है? कानून। विधि का मतलब होता है कानून। समक्ष मीन्स सामने, और समानता मीन्स समान। इसका मतलब है कानून के सामने सभी लोग समान हैं। ठीक है, अभी जब उस टाइम 2-3 साल पहले आपने सुना होगा कि शाहरुख खान के बेटे को ड्रग केस में पकड़ लिया था, है ना। दुबई में वो शाहरुख खान प्रिंस कहलाता है, प्रिंस कहते हैं उसको, और भला कह देता जाके सुप्रीम कोर्ट में, जज साहब हमारा लड़का है, जज साहब हमारा लड़का है, समझिए। तो जज साहब पता है सुप्रीम कोर्ट क्या कहते? पहले इसको छोड़ो, इसको उठाओ, इसको खड़ा करो यहाँ पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इतनी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतनी पावरफुल है कि नरेंद्र मोदी जी को भी खड़ा कर देगी। ठीक है, अब तो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में। ठीक है अब तो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, यानी उसमें साफ साफ कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये क्या, किस आर्टिकल में? 15 में। समझ गए? इसका मतलब क्या है? जाति, आप दलित हैं, SC हैं, OBC हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, ये कुछ नहीं, साफ साफ लिख गए हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि जाति, धर्म, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप पारसी हैं, आप ईसाई हैं, उस पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते आप। लिंग, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, जन्म स्थान, जैसे मान लो जन्म स्थान का मतलब कह सकते हैं, जैसे कोई आप मुसलमान क्षेत्र से हैं, अब मैं हिंदू क्षेत्र से हूँ, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मुसलमान क्षेत्र से हैं, आप जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 15 कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं है? आर्टिकल 16, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में बराबर
लोक नियोजन में बराबर स्थान देना, लोक नियोजन में बराबर स्थान देना। लोक का मतलब आम लोग, है ना, इंसान। नियोजन का मतलब नौकरी, ठीक है। उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते, लोक नियोजन में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप जितना मान लो लड़की को नौकरी में रख रहे हैं या लड़के को रख रहे हैं नौकरी में, तो बराबर स्थान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप ये चीज़ प्राइवेट में ज़्यादा होती है, देखा है कभी? नहीं देखा होगा, मैं बताता हूँ। अगर आप कभी प्राइवेट स्कूल में जाएं, अगर मैं प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मिलना है 15,000 और उसी जगह एक लड़की को रख लेंगे, ठीक है, तो उसको वो 5,000 में भी मान जाती है कि हाँ ठीक है मैं 5,000 पढ़ा दूँगी। ये भी गलत है। उसको ही बराबर के लिए लड़ना है। मैडम को भी लड़ना चाहिए कि अगर उनको 15,000 दे रहे हैं वही सब्जेक्ट और उतना ही मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मुझको भी 15,000 रुपये चाहिए। ये आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में बराबर क्या मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोक नियोजन में बराबर स्थान देना, ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। क्या? मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते कि आप छुआछूत नहीं मान सकते, ठीक है, कि वो दलित है तो उसको हम छुएंगे नहीं, वो मतलब गौतम है तो उसको हम छुएंगे नहीं। अगर मान लो उसने केस कर दिया कि सर हमको क्या करते हैं कि छुआछूत पर मतलब हमको, उसने एक भी कंप्लेन कर दिया, ठीक है, उसने क्या किया, एक भी कंप्लेन डाल दिया कि सर इन्होंने हमको अस्पृश्यता का मतलब मना रहे हैं, छुआछूत मना रहे हैं, तो उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देगी कि आपने कैसे आर्टिकल 17 का उल्लंघन किया। आए बात समझ में? फिर इसके बाद आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। अब ये उपाधियां क्या हैं? उपाधियां क्या हैं समझिए। जैसे मान लो कैसे कोई नहीं लिखा लेता है, बोलते हैं कि हाँ दरोगा जी आ गए, नौकरी के बाद भी रिटायरमेंट ले लिया, दरोगा जी रहे हैं, ठीक है, दरोगा जी रहे हैं, उनको भी कहते हैं दरोगा जी आ गए। वो भी गलत है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आप नौकरी के से क्या हुआ, इस्तीफा हो गया, मतलब इस्तीफा करें, रिटायरमेंट हो गया, तो आप दरोगा जी नहीं कहेंगे कि हम दरोगा जी से हमको कहो कि हाँ हम दरोगा जी आ गए, दरोगा जी आ गए। अगर लोगों की मर्जी है तो वो कह सकते हैं। जैसे लोग वाक क्या कहते हैं, प्रधान जी आ गए, है ना, प्रधान जी उनकी जाने कब खत्म हो गई। तो अगर लोग चाहते हैं अपने मन से कह रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, मास्टर साहब आ गए, मुंशी जी आ गए, है ना, तो लोग कहते हैं तो ठीक है। नहीं तो अगर आप जबरदस्ती का वार है कि नहीं हमको दरोगा जी कहिए, वो गलत है। ये आर्टिकल 18 के साफ साफ कहता है कि उपाधियों का अंत। अब जैसे मान लो आप भारत रत्न से सम्मानित कर दिए गए, तो आपने कोई विदेशी मतलब उपाधि आपको मिली हुई है, नाइटहुड की या कुछ, ठीक है, तो उसको रखने के लिए आपको राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए कि सर ये मैं मतलब उपाधि रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया कि हाँ ठीक है रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वो भी आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया? इतने को बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक समता या समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समता या समानता का अधिकार। मैं अगर शुरुआत में अगर कहता कि इतने आर्टिकल से इतने आर्टिकल को बोलते हैं समता या समानता, तो आपको बोरिंग महसूस होती, लेकिन अब आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। आर्टिकल 14 से 18 तक क्या कहलाते हैं, समता या समानता का अधिकार, ठीक है। तो आज यही समता या समानता तक रखते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, उठाएंगे, फिर उसके आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।
ठीक है? और तब तक के लिए गुड बाय।